वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने सुडल वेब सीरीज के बाकी एपिसोड्स को लेकर आया हूँ। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन या तो फिर आई बटन में उसका लिंक है, पहली फुर्सत में वो वीडियो देख लीजिए। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। नंदिनी से मिलने के लिए चिल्लप्पा का एक सीनियर एडवोकेट आकर नंदिनी से कुछ सवालात पूछने लगता है कि नंदिनी, मैंने तुम्हारे केस को अच्छे से स्टडी किया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवालात है। क्या उस रात तुमने ही गुनाह को फोन करके वहाँ पर बुलाया था? नंदिनी कहने लगती है, हाँ मैंने ही उसको फोन करके यहाँ पर बुलाया। एडवोकेट पूछने लगता है, वहाँ पर गुनाह को बुलाने का तुम्हारा क्या इरादा था? इस तरह से और भी कुछ सवालात पूछने पर नंदिनी जवाब ही नहीं दे पाती। उस एडवोकेट से कहने लगती है कि हाँ मैंने ही उस गुनाह को मारा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। इस तरह से उनका कोऑपरेट नहीं करती। इस तरफ चक्री चिल्लप्पा की वो सारी बातें मूर्ति को सुनाने पर मूर्ति भी शौक में रह जाता है। कहने लगता है कि जिसका मतलब चिल्लप्पा ने उन लड़कियों को बचपन से ही उनका शोषण करने पर आज वो लड़कियां चिल्लप्पा को मार दिया, ये सोचकर ही घिन आती है मुझे। क्या तुमने मालती मैडम और सुंदर को ये बात बताई? चक्री कहने लगता है कि मैं खुद ये बात हजम नहीं कर पा रहा, किस मुँह से उन दोनों को ये बात बताऊँ मैं? पहले हमको उन लड़कियों को बाहर लाना होगा, लेकिन इसके रिलेटेड भी एक ठोस सबूत चाहिए हमको। इस तरह से ये दोनों दोबारा उसी कॉटेज पर जाते हैं। चक्री इस घर की अच्छे से इंस्पेक्शन करने पर एक छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करने लगता है। मतलब घर के अंदर जितना ये कबोर्ड है उससे भी ज्यादा बाहर इसकी दीवार है। इस कबोर्ड को अच्छे से देखने पर एक्चुअली वो एक दरवाजा होता है, एक टनल का दरवाजा। ये दोनों उस टनल के अंदर जाने पर एक लैपटॉप और कुछ फाइल्स जले होते हैं। चक्री को समझ में आ जाता है कि ये लैपटॉप जरूर चिल्लप्पा सर का ही होगा, जिसके बारे में उनके असिस्टेंट ने डिस्कस किया था। बाद में ऐसे ही और अंदर जाने पर ये दोनों दूसरे दरवाजे के पास निकलते हैं। एक्चुअली ये लाइट हाउस और किला ब्रिटिश के जमाने का होता है और ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिश वालों ने ऐसे काफी सारे टनल्स को बनवाया था। चक्री कहने लगता है कि मुत्तू जरूर इसी रास्ते से चिल्लप्पा के घर में घुसी होगी। खैर इसके बाद चक्री एक लाइब्रेरी पर जाकर एक बंदे से इस गाँव का पुराना नक्शा पूछने लगता है। ये बंदा इस गाँव के बारे में काफी सारी बातें जानता होता है। ये बंदा भी यही कहने लगता है कि पुराने जमाने में यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था और उस टाइम ब्रिटिशर्स ने अपने वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी सारे टनल्स को बनवाया था। उन टनल में से ये भी एक टनल है जो सीधा समुद्र के रास्ते पर जाता है। वो सारा एरिया ब्रिटिशर्स के क्वार्टर्स थे। बाद में चिल्लप्पा सर ने उस एरिया को रिनोवेट किया, वहीं पर अपना एक कॉटेज भी बनवा लिया। उसके बाद जब चक्री मालती के घर पर आता है तो मालती चक्री से काफी सारे सवालात करने लगती है। क्या केस के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली? अब चक्री मालती अम्मा को सच नहीं बता सकता, सब कुछ छुपा देता है और उसी तरह उस कॉटेज के बारे में पूछने लगता है। मालती कहने लगती है कि एक्चुअली चिल्लप्पा ने वो कॉटेज सुंदर के लिए खरीदा था, लेकिन जब सुंदर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो चिल्लप्पा ने उस कॉटेज को अपनी ऑफिस बनवा ली। चक्री उस टनल के बारे में पूछने पर मालती यही कहने लगती है, नहीं जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, और मुझे लगता है कि चिल्लप्पा को भी इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर उनको पता होता तो जरूर मेरे से डिस्कस करते। चक्री इनडायरेक्टली कहने लगता है कि माँ जरूरी नहीं है कि जितना चिल्लप्पा सर जानते हैं वो सारी बातें आपसे डिस्कस करे। उसी वक्त मछुआरा फर्नांडिस और उसके आदमी दामू को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं। मतलब चक्री ने सारी जगह पर इसकी वांटेड की न्यूज फैला दी थी। समंदर में फर्नांडिस इसको देखकर पकड़कर यहाँ पर ले आया। चक्री पूछने लगता है कि बताओ दामू, तुमने मुझे देखकर क्यों भागे? दामू कहने लगता है कि मालती अम्मा, मैं आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। चक्री कहने लगता है, नहीं, जो भी बात करना चाहते हो मेरे सामने ही करो। चक्री कहने लगता है कि मालती अम्मा, आप इससे ये बात पूछिए कि कल ये समंदर के पास अपने कौन से पाप धुल रहा था। पहले तो दामू कुछ नहीं बताता, लेकिन जब रफली पूछने पर दामू एक शॉकिंग बात बताने लगता है। वो ये कि चिल्लप्पा इसका फादर है और दामू सेपरेटली चिल्लप्पा का क्रिमेशन कर रहा था। ये सुनने के बाद मालती के तो होश ही उड़ जाते हैं कि चिल्लप्पा ने मुझे धोखा दिया। दामू कहने लगता है कि मेरी माँ मरने से पहले ये सच्चाई बताकर मर गई कि चिल्लप्पा ही तुम्हारे फादर है। इस तरफ जेल में वो 8 लड़कियाँ एक बहुत बड़ा कांड करने का प्लानिंग करते रहते हैं। पहले तो एक लड़की किचन में आकर जानबूझ के एक गैस सिलेंडर को फोड़ देती है, जिसकी वजह से किचन में एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। कुछ औरतें जख्मी हो जाती है और उसी तरह जिस लड़की को फिट्स आते हैं ना, उस लड़की को दोबारा फिट्स आते हैं। पुलिस वाले फटाफट से इस लड़की को हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में जब नर्स उसका ट्रीटमेंट करने ही वाली होती है तो एक और लड़की डॉक्टर की आवाज में इसको बाहर बुलाने लगती है। तभी हमको ये बात पता चलती है कि ये लड़की फिट्स आने का नाटक कर रही है। बाद में ये लड़की चोरी चुपके उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर उस जेल के फाइल्स रूम में आती है और किसी फाइल नेम को याद करते हुए उस फाइल को चुरा लेती है। उसी वक्त एक लेडी कांस्टेबल यहाँ पर आती है टूल बॉक्स लेने के लिए, तो दूसरे कमरे से इसको कुछ आवाजें सुनाई देती है।
समझ जाती है कि अंदर कोई है, बुलाने लगती है कि अंदर कौन है, चुपचाप बाहर निकल के आ जाओ, अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हारी खाल निकाल दूंगी। शॉकिंगली उसी वक्त उस कमरे की लाइट फ्लिकरिंग होती रहती है। अब लाइट फ्लिकरिंग मतलब इस लड़की को असली में फिट्स आएगी। तभी यहाँ पर नंदिनी आकर उस कांस्टेबल को कोई बहाना बनाकर यहाँ से भेज देती है, मतलब उस लड़की को बचा लेती है। एक्चुअली नंदिनी ये सारी चीजें ऑब्जर्व करती रहती है, इन लड़कियों का बिहेवियर देखकर जान लेती है कि जरूर ये कांड इन लड़कियों ने ही किया। और फिलहाल ये लड़की नंदिनी को कुछ भी नहीं बताती, चुपचाप वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरफ चक्री फॉरेंसिक वालों को इस टनल के पास लाकर इस सारे एरिया के फिंगरप्रिंट्स को हासिल करने के लिए कहता है। पता चलता है कि इस एरिया पर उन सारी लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद है। एक और शॉकिंग बात यह है कि एक पाइप के ऊपर मुत्तू के डबल फिंगरप्रिंट्स है, जिसका मतलब मुत्तू ने 2 बार ट्रैवल किया। उसके बाद फॉरेंसिक वाला बंदा अमर चक्री से और कुछ बातें बताने लगता है कि क्राइम स्पॉट पर जो गन पाई गई वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब ब्लैक में आसानी से मिल सकती है। शायद ये गन उन लड़कियों ने लाया होगा या तो फिर चल्लप्पा सर की ही भी हो सकती है। एक और बात यह है कि चल्लप्पा सर ने ही इस गन से अपने आप को गोली मारी। चक्री कहने लगता है, अरे चल्लप्पा सर आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन लड़कियों ने चल्लप्पा सर को नॉकआउट करके बाद में उसी गन से शूट किया होगा। अमर कहने लगता है, नहीं सर, चल्लप्पा सर को नॉकआउट नहीं किया, मरने से पहले वो नॉर्मल ही थे। मूर्ति कहने लगता है कि चक्री, मैं समझता हूँ कि चल्लप्पा सर ने आत्महत्या ही किया, इसी तरह से एफआईआर दर्ज करके हम लोग उन लड़कियों को बाहर ला सकते हैं। चक्री कहने लगता है कि पहले हमें इस बात का भी कंफर्मेशन लेना होगा। इस तरह से अपनी इमेजिनेशन स्टोरी बताने लगता है। पहले तो ये सारी लड़कियां इकट्ठा होकर चल्लप्पा सर से पूछताछ करने के लिए उनके कॉटेज पर आई होंगी। अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में इनसे सवालात किया होगा। काफी बहस करने के बाद वो लड़कियां उसी टनल के जरिए से बाहर जा चुकी होंगी, लेकिन मुत्तू नहीं गई होगी। मुत्तू अकेले वापस चल्लप्पा सर के पास आकर और कुछ सवालात पूछने लगी। अब इसके सवालों का जवाब ना देते हुए चल्लप्पा ने अपने आप को मार लिया होगा। ये कहानी सुनने के बाद मूर्ति और अमर कहने लगते हैं, चल्लप्पा सर मरने के बाद मुत्तू वहाँ से क्यों नहीं गई और उस कबोर्ड का दरवाजा बाहर से लॉक था। चक्री कहने लगता है कि काफी सारे लोग शौक में अजीब अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं, शायद मुत्तू ने ऐसा रिएक्ट किया होगा। मेरे पापा हमेशा एक बात कहा करते थे कि एग्जाम्स में जो सवाल तुमको आता है उसका जवाब पहले लिख दो, जो नहीं आता उसे बाद में अटेम्प्ट करो। तो हमारे सामने यही एक सवाल है कि उस कबोर्ड का दरवाज़ा बाहर से कैसे लॉक है। अगर हम इस चीज़ को साइड में रखकर बाकी सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो शायद ऑटोमेटिकली भी उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। खैर उसके बाद चक्री उसी रात डीआईजी के पास जाकर यही सारे केस के डिटेल्स बताने लगता है। ये देखकर डीआईजी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि अगर ये बात पब्लिक में पता चलेगी तो बड़े लोगों के ऊपर भरोसा ही उड़ जाएगा। चक्री कहने लगता है कि हमें किसी भी तरह से उन सारी लड़कियों को बाहर लाना ही पड़ेगा सर। जिस दिन चल्लप्पा सर मरे थे उस दिन वो सारी लड़कियां वहाँ पर थे, लेकिन चल्लप्पा सर को उन लड़कियों ने नहीं मारा। बस मुत्तू को बचाने के लिए वो सारी लड़कियां जानबूझकर सरेंडर हो गई। डीआईजी कहने लगता है कि पहले तुम उन लड़कियों के मुंह से सच्चाई उगलवाओ, बाद में देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि केस में स्टेटमेंट जरूरी है। दूसरे दिन चक्री जेल पर जाता है उन सारी लड़कियों से बात करने के लिए। नंदिनी इन सारी लड़कियों से बहाना बनाकर यहाँ पर लाती है। अब चक्री को देखते ही ये सारी लड़कियाँ वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन नंदिनी इन सारी लड़कियों को बहुत समझाने लगती है, अपने बारे में भी बोलने लगती है। चक्री भी समझाने लगता है कि प्लीज आप लोगों को सच बताना ही पड़ेगा और आपका मैटर फुल्ली कॉन्फिडेंशियल होगा। तो इन दोनों पर भरोसा करके तब जाके ये सारी लड़कियाँ अपना सच चक्री को सुनाने लगती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 10 साल पहले, जहाँ पर रवि और नागम्मा नाम के एक स्वीट कपल को दिखाया जाता है। एक्चुअली रवि एक मछुआरा होता है। अपनी छोटी सी दुनिया में ये दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन रवि के ओनर के आदमी रवि के पास आकर एक बोट को किसी जगह पर लाने के लिए कहते हैं, और वो भी इन टाइम में। रवि कहने लगता है कि अरे भाई आप फिक्र मत करो, शाम तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। बाद में रवि बिना खाना खाए अपने काम पर चला जाता है, लेकिन रात होने के बावजूद भी रवि वापस घर पर ना आने की वजह से नागम्मा हार्बर पर जाकर रवि की तलाश करती रहती है। तभी नागम्मा ये देखती है कि रवि उस टनल के जरिए से कुछ लड़कियों को बांधकर वहाँ से ले जा रहा है। ये देखकर नागम्मा के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से रवि को फॉलो करती है तो रवि उन सारी छोटी बच्ची लड़कियों को किसी बोट के अंदर छुपाते रहता है। अब नागम्मा भी यहाँ पर आकर रवि से इसके बारे में सवालात करने लगती है कि रवि तुम इतना घिनौना काम कर रहे हो। रवि कहने लगता है कि नागम्मा 2 मिनट मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना हमारी बोट गिरवी पर है और उसी तरह हमारे ओनर का ये आखिरी काम है। बस ये आखिरी काम हो जाए तो हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, हम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे।
अब इसी बातों में रवि का ओनर यहाँ पर आने पर रवि अपनी बीवी को एक छापड़ लगाने पर ये बेहोश गिर जाती है। सो रवि नागम्मा को भी उन्हीं लड़कियों के साथ बांध के रख देता है। बाद में रवि का ओनर यहाँ पर आकर इन सारे लोगों को एक प्लान बताने लगता है, मतलब इन सारी बच्चियों को कहाँ पर ड्रॉप करना है एक्सेट्रा। सो इसके ओनर जाने के बाद रवि इन सारे बच्चियों को लेकर अपनी बोट के जरिए से कहीं पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद नागम्मा होश में आकर ऊपर आकर रवि से दोबारा यही कहने लगती है कि रवि उन बच्चियों को छोड़ दो, वो बहुत ही मासूम है, तुम्हारा ओनर जाए भाड़ में, हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। रवि कहने लगता है कि अरे इतना आसान नहीं है नागम्मा, तुम मेरी बात मानो, कुछ दिन चुप रहो तुम बस। उसी वक्त नागम्मा एक चाकू लेकर रवि का सर धड़ से अलग कर देती है, एक ही झटके में इसकी जात का। दूसरी तरफ उस ओनर के आदमी रवि के घर पर आते हैं। पता चलता है कि 2 दिन से ना रवि घर पर आया ना नागम्मा। पुलिस वालों को समंदर के किनारे पर रवि का सर मिलता है और उस वक्त वहाँ का इंस्पेक्टर था प्रेजेंट का डीआईजी। पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि शायद रवि को उसकी बीवी ने ही मार कर फरार हो गई। रवि की बीवी की तलाश करते रहते हैं। दूसरी तरफ नागम्मा इन सारी लड़कियों को किसी जगह पर छुपाकर जो पैसे इसके पास होते हैं ना, उन पैसों से अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। बाद में नागम्मा इन लड़कियों से इनका नाम और इनके घर के बारे में पूछने लगती है। पता चलता है कि ये लड़कियां तो यहाँ की है ही नहीं, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। इन बच्चियों से नागम्मा को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि इन बच्चियों के माँ बाप ने ही इन बच्चियों को बेच दिया। खर्च के बाद नागम्मा इन लड़कियों को उस ओनर के आदमियों से बहुत बचाती रहती है। कुछ दिनों के बाद नागम्मा के पास जो पैसे होते हैं वो सब कुछ खत्म हो चुके होते हैं। नागम्मा इन छोटे बच्चियों के साथ शहर से बहुत ही दूर एक बहुत ही पुराने घर में रहने लगती है। अब इसी दरमियान में नागम्मा आसपास के एरिया में जाकर थोड़ा बहुत काम मांगने लगती है, लेकिन कहीं पर भी इसको काम ही नहीं मिलता। एक दिन नागम्मा ये देखती है कि किसी सड़क के पास कुछ प्रोस्टिट्यूट है। सो बेचारी नागम्मा को यही एक लौता रास्ता नजर आता है। उन औरतों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। सो पहले ही दिन एक रईस बंदा नागम्मा को अपने साथ ले जाता है। इसको बहुत पैसे मिलते हैं। सुबह होने के बाद नागम्मा इन बच्चों के लिए काफी सारी चीजें लाती है, कपड़े, खिलौने, खाना, और इसी तरह ये सारी बच्चियां नागम्मा को माँ कहकर बुलाने लगते हैं। नागम्मा बहुत खुश होने लगती है। कुछ दिनों के बाद नागम्मा दोबारा उसी लाल बत्ती एरिया पर जाती है तो ये देखती है कि पुलिस वाले उन सारे प्रोस्टिट्यूट औरतों को मार पीट कर पुलिस स्टेशन पर ले जाते रहते हैं। ये देखकर नागम्मा फटाफट से कहीं पर छुप जाती है। तभी उसी रास्ते से चल्लप्पा गुजरते हुए कुछ लॉ की बातें उन पुलिस वालों को बताकर उन सारी प्रोस्टिट्यूट औरतों को बचा लेता है। अब ऐसे भरोसेमंद इंसान को देखकर नागम्मा चल्लप्पा से मिलने के लिए जाती है। अपनी सारी बात, अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगती है, लेकिन उस ओनर के बारे में नहीं बताती, क्योंकि अभी भी इसके मन में थोड़ा शक होता है। चल्लप्पा इसको हौसला दिलाने लगता है कि नागम्मा उस ओनर के बारे में मेरे सामने मत बोलो, कोर्ट में तो आकर बोल सकती हो ना, डायरेक्ट जज साहब के सामने आकर बोल दो। सो नागम्मा इसके लिए राजी हो जाती है। अब उसी टाइम वहाँ का फेस्टिवल होने की वजह से नागम्मा इन सारे बच्चों को उस फेस्टिवल पर ले जाकर छुपा देती है और देवी माँ के पास आकर बहुत ही अच्छे से प्रार्थना करने लगती है कि देवी माँ अब आप ही इन बच्चियों की मदद कर सकते हो। बाद में नागम्मा कोर्ट के पास आती है बयान बोलने के लिए। शॉकिंगली उसी वक्त वहाँ पर ओनर के आदमी आते हैं नागम्मा को रोकने के लिए। उन बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। नागम्मा इन लोगों से बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगती है। फाइनली बेचारी नागम्मा को मार ही देते हैं। उसी वक्त यहाँ पर चल्लप्पा आकर नागम्मा को ऐसी हालत में देखकर शॉक में रह जाता है, ये भी बचा नहीं पाता। दूसरी तरफ ओनर के आदमी उस फेस्टिवल पर आकर उन बच्चियों को ढूंढते रहते हैं। मतलब नागम्मा ने अपने हाथ में एक डोर बांधी थी, इसी डोर की वजह से ये लोग पहचान लेते हैं कि नागम्मा फेस्टिवल पर जाकर आई है। वो सारी बच्चियां किसी जगह पर बहुत ही सेफली छुपी होती है और उसी तरह इन गुंडों को भी देख चुकी होती है। लेकिन फाइनली जब वो गुंडे इन लड़कियों को पहचान लेते हैं, उसी वक्त चल्लप्पा यहाँ पर आकर इन गुंडों को मार पीट कर इन सारी बच्चियों को बचा लेता है। बहुत ही मुश्किल से इन बच्चियों को वो सच बताने लगता है कि तुम्हारी माँ नागम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। चल्लप्पा इन सारी बच्चियों को लेकर प्रियमदा के पास आता है और इन सारी बच्चियों को डिफरेंट जगहों पर भेजकर पढ़ाने लगता है, क्योंकि अगर ये सारी बच्चियां एक साथ रहेंगी तो पकड़ी जा सकती है। लेकिन प्रियमवदा ने चल्लप्पा को गलत समझा। सो प्रियमवदा भी इसके लिए ओके कहने पर चल्लप्पा इन 8 लड़कियों को 8 ऑर्फनेज में एडमिशन दिलवाता है प्रियमवदा के ट्रस्ट के जरिए से। और उसी तरह इन 8 लड़कियों के जो नाम होते हैं ना, ये चल्लप्पा ने ही दिया। सो प्रेजेंट पर ये लड़कियां चक्री से यही कहने लगते हैं कि चल्लप्पा शैतान नहीं बल्कि हमारे लिए भगवान है, हमारे पिताजी है वो। चक्री पूछने लगता है कि उस रात चल्लप्पा सर के साथ क्या हुआ। उसी वक्त वहाँ की पुलिस वाली आकर इन सारे लड़कियों को उनके सेल में जाने के लिए कहती है।
अब चल्लप्पा के बारे में जानने के बाद चक्री बहुत फील होने लगता है कि मैंने खामखा चल्लप्पा सर के बारे में गलत सोचा। नंदिनी से कहने लगता है कि नंदिनी तुम सच्चाई पता करो कि उनकी कहानी में वो राक्षस कौन है। इस तरफ सुंदर दामू के पास आकर कहने लगता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी ही है, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरे पिताजी को देखते हो उस नज़र में मुझे प्यार नजर आता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पिताजी से बात करना बंद कर दिया। दामू सुंदर को एक और शॉकिंग बात बताने लगता है कि एक्चुअली चल्लप्पा को भी पता नहीं होता कि दामू इसका बेटा है। ये सुनने के बाद सुंदर तो शॉक में रह जाता है कि खामखा मैंने इतने सालों तक अपने पिताजी से दूर रहा। इस तरफ चक्री एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफिस पर आता है। बात यह है कि चल्लप्पा जब जब इस ऑफिस पर आकर किसी केस को डीलिंग किया करता था और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रिलेटेड जो भी सबूत मिलते वो सारी चीजें अपने लैपटॉप में सेव करते रहता है। 10 साल से इसी केस पर काम कर रहा होता है, लेकिन चल्लप्पा को एक भी क्लू नहीं मिलता। मतलब इसका रूट क्या है ये जान ही नहीं पा रहा होता। वहाँ का एक बंदा चक्री से कहने लगता है कि सर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं। पहले तो कपुल के भेष में एक मर्द और औरत ऐसी गरीब खानदान में जाकर वहाँ की बच्चियों को थोड़े पैसे देकर खरीद लेते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, सारी जगहों से बच्चियों को गैदर करके किसी जगह पर रखते हैं। और यहीं पर एक बड़ा बंदा होता है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी बच्ची किस एरिया पर जाएगी। वो बंदा हर एक बच्ची की ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग के हिसाब से उन बच्चियों को वो कंट्री भेजा जाता है। इस बंदे के बाद एक और बंदा होता है, वो ये सारी डीलिंग्स करता है, मतलब उन बच्चियों को दूसरे कंट्रीज पर भेजने का काम। इन बच्चियों को समुद्र के रास्ते से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले छोटे बोट से भेजते हैं, बाद में बड़े कंटेनर्स में, वहाँ से दूसरी कंट्री। चक्री पूछने लगता है क्या आप लोगों ने कभी भी उन बंदों को नहीं पकड़ा? वो बंदा कहने लगता है कि एक बार हमने कोशिश की, लेकिन बोट पर पहुँचने से पहले उन लोगों ने उन बच्चियों के पैरों को पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया। और उसी तरह चल्लप्पा सर यहाँ के एक बंदे को ही तलाश कर रहे थे। छोटे मोटे बंदों को पकड़ने पर कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक गैंग 2 छोटे बच्चियों को कैद करके रखा होता है। आज या कल इन लड़कियों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरफ जब चक्री अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो फॉरेंसिक वाले टनल में जले हुए कुछ फाइल के टुकड़ों को जमा कर चुके होते हैं। उन जले हुए फाइल्स में एक बंदे की फोटो होती है। इसका एक छोटा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है। मतलब 2 साल पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में इसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में ये रिहा भी हो गया एविडेंस ना होने की वजह से। सो इस बंदे के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि फिलहाल ये बंदा अपनी फैमिली के साथ किसी एग्जीबिशन पर है। सो चक्री और उसकी टीम फटाफट से इस बंदे को पकड़कर इस ट्रैफिकिंग के बारे में पूछने लगते हैं। ये बंदा चक्री से ही कहने लगता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। 2 बच्चियों को कालीपट्टनम से ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। बाद में चक्री डीआईजी के पास आकर दोबारा केस की अपडेट देने लगता है। डीआईजी चक्री को डांटने लगता है, अरे चक्री ये तुम क्या बात कर रहे हो? पहले तुमने कहा था कि चल्लप्पा क्रिमिनल है, अब तुम ही बता रहे हो कि चल्लप्पा का इस केस में कोई लेना देना ही नहीं, ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। चक्री कहने लगता है कि सर इस बार प्लीज आप मुझ पर भरोसा करिए, हर एक चेक पोस्ट के पास नाकाबंदी लगा देंगे। डीआईजी कहने लगता है, अरे चक्री तुम पागल हो चुके हो, तुम जानते हो ना कि फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए ही हमारे पास आदमी नहीं है, और वैसे भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले है ना, वो संभाल लेंगे। उसके बाद चक्री फर्नांडिस के पास आकर इसकी मदद करने के लिए कहता है। फर्नांडिस कहने लगता है, अरे सर हमारे आदमी ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अरे छोटी बच्चियों को कौन बेचता है, लगता है आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। चक्री फर्नांडिस से दोबारा रिक्वेस्ट करने पर फर्नांडिस कहने लगता है, ठीक है, अगर मुझे कुछ नजर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसी रात जेल में वो 8 लड़कियां दोबारा अपने सेल से निकलकर उसी पुराने मकान पर जाने लगते हैं। नंदिनी दोबारा इन लड़कियों को फॉलो करने लगती है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये लड़कियां प्लान बनाकर नंदिनी को पकड़ लिया। बहुत डांटने लगते हैं कि तुम उस पुलिस वाले की मदद कर रही हो, और पुलिस वाले तो केस को घुमाकर केस क्लोज कर देंगे। उसी तरह कुछ लड़कियां नंदिनी के फेवर में होते हैं, अरे एक पुलिस वाला हमारी मदद करने वाला है तो हमारा काम और आसान होगा। नंदिनी भी इन लड़कियों को समझाने लगती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब कुछ मुझे बताओ, चक्री ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। सो फाइनली ये लड़कियां उस रात जो हुआ वो सारी बात नंदिनी को सुनाने लगते हैं। चल्लप्पा ने इन सारी लड़कियों को लेटर्स लिखकर उस रात अपनी कॉटेज पर बुलाया था, और लेटर में ये भी लिखता है कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था ना बेटा कि मैं तुम्हारे राक्षस को ढूंढ कर ही रहूंगा। अब वो दिन आ चुका है, मैंने उस राक्षस को ढूंढ निकाला है, बस तुम लोगों को जज के सामने आकर उस पर अपनी उंगली पॉइंट आउट करनी होगी। और उसी तरह नंदिनी के केस के बारे में भी डिस्कस करने लगता है। सो ये लेटर मिलने के बाद ये सारी लड़कियां उस टनल के जरिए से
चिल्लप्पा के घर पर जाने लगते हैं। इसी टनल से आते समय इन सारी लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर पड़े होते हैं। थोड़ा अंदर जाने के बाद ये लड़कियाँ ये दिखती है कि वहाँ पर कुछ फाइल्स और एक लैपटॉप जल रहा है। फटाफट से इस आग को बुझाकर वहाँ की एक फाइल को हासिल कर लेते हैं। तो इसी जले हुए फाइल के अंदर एक केस का नंबर लिखा होता है और उसी तरह इनके राक्षस का चेहरा भी। फटाफट से जब ये लोग चिल्लप्पा के घर के अंदर आते हैं तो ऑलरेडी चिल्लप्पा मरा पड़ा होता है। ये देखकर इन सारी लड़कियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। समझ जाते हैं कि इनके राक्षस ने ही चिल्लप्पा फादर को मारा होगा। एक लड़की इन सारी लड़कियों को फटाफट से वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो इनका राक्षस इनको भी मार देगा। लेकिन मुत्तू वापस नहीं जाती। कहने लगती है कि मैं पापा को इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकती, मैं उस राक्षस को मार कर ही रहूंगी और उसी तरह अगर मैं पकड़ी गई तो हम सारे लोग एक ही स्टेटमेंट देंगे। इस तरह से पहले से ही ये सारी लड़कियां डिसाइड कर चुके होते हैं। इस तरह से मुत्तू चिल्लप्पा की गन लेकर उसी कपबोर्ड में छुपी रहती है। प्रेजेंट डे पर मुत्तू कहने लगती है कि वो राक्षस तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन सुबह होने के बाद पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और जब ये बात सारे टीवी न्यूज चैनल्स में टेलीकास्ट हुई तो हम सारी लड़कियां एकजुट हो गए। उस दिन इन सारी लड़कियों ने सारे पुलिस वालों को ध्यान भटकाकर एक लड़की फाइल्स रूम में जाकर एक फाइल को हासिल किया था। उस फाइल का पेपर नंदिनी को दिखाने लगती है। नंदिनी ये पेपर देखकर शॉक में रह जाती है। इनकी राक्षस और कोई नहीं सरोजा होती है, जो हीरोइन बनने का नाटक करती रहती है। यही तमिलनाडु की मेन हेड होती है। 10 साल पहले इन्हीं सारी लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करने का सोचा था रवि के जरिए से। उसी वक्त उस जेल में सरोजा को दिखाया जाता है, जो अपने सेल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती रहती है और इस जेल में जो बच्ची पैदा हुई थी ना, इस बच्ची को भी बेचने का प्लानिंग करती रहती है। इस तरफ सुंदर अपनी माँ के पास आकर दामू ने जो कहा वो सारी बात सुनाने लगता है। सच जानने के बाद मालती दामू को भी अपना बेटा मानने लगती है। इस तरफ जेल में जब नंदिनी चक्री से बात करने के लिए फोन के पास आती है तो कहीं पर भी फोन ही मौजूद नहीं होता। सारे फोन रिपेयर्स पर गए होते हैं। तभी नंदिनी समझ जाती है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, मुझे फटाफट से चक्री से बात करनी है। इस तरफ चक्री दोबारा उसी कॉटेज पर आकर उसी सवाल का जवाब ढूंढते रहता है कि बाहर से उस कबोर्ड का दरवाजा किसने लॉक किया होगा। इसी दरमियान में मूर्ति भी यहाँ पर आता है। चक्री पूछने लगता है कि सर आपको क्या लगता है किसने इस कबोर्ड को लॉक किया होगा? मुत्तू तो लॉक नहीं कर सकती और घर के सारे दरवाजे अंदर से लॉक है। हो सकता है कि हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आने के बाद इस कबोर्ड को लॉक किया गया हो। पहले इस घर के अंदर कौन एंटर हुआ? हम पुलिस वाले और इस कबोर्ड के बारे में कॉन्स्टेबल्स को नहीं पता। सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, एक मुझे और एक आपको। मैंने तो लॉक नहीं किया, आपने ही लॉक किया होगा। ये बात सुनते ही मूर्ति चक्री पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है, लेकिन फाइनली मूर्ति चक्री को जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब उस रात क्या हुआ वो दिखाया जाता है। जब चिल्लप्पा केस की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो शॉकिंगली उसी टनल के जरिए से मूर्ति बाहर आता है। चिल्लप्पा तो शॉक में रह जाता है, मतलब चिल्लप्पा ने ये सोचा कि वो 8 लड़कियां यहाँ पर आएंगी। मूर्ति कहने लगता है, अरे सर मैं इस टनल के बारे में काफी सालों से जानता हूँ और वैसे भी आप इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है सर। चिल्लप्पा कहने लगता है कि 10 साल से मैं इस केस पर काम करते आ रहा हूँ और मैं एक भी बंदे को नहीं बख्शूंगा। वो सरोजा तो एक डायन निकली। चिल्लप्पा को ये भी पता होता है कि मूर्ति और सरोजा के बीच अफेयर चल रहा है, सरोजा के लिए ही ये काम कर रहा है। ये सुनने के बाद मूर्ति अपनी एक गन लेकर चिल्लप्पा को सर पे गोली मार देता है और चिल्लप्पा के हाथ के पास वो गन रख देता है ताकि लोग ऐसा समझे कि इसने आत्महत्या कर लिया। बाद में उसी टनल में आकर लैपटॉप और वो सारे फाइल्स जला देता है। इस तरफ जेल में नंदिनी को ये बात पता चलती है कि ये सरोजा कुछ और औरतों के साथ मिलकर उन 8 लड़कियों को मारने का प्लानिंग कर रही है। वो मूर्ति सरोजा को फोन करके सारी बात बता चुका होता है। इस तरफ फर्नांडिस एक बच्चे के साथ चक्री को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है और चक्री को जख्मी देखकर इसकी मरहम पट्टी करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि कुछ लोगों ने इस बच्चे की पिताजी को मार पीट कर इसकी बोट छीन कर ले गए और उस बोट के अंदर 2 छोटी बच्चियां हैं। इस तरफ जेल में नंदिनी उन सारी लड़कियों को इकट्ठा करके उस पुराने मकान में छुपाने लगती है। कहने लगती है कि वो सरोजा तुमको मारने का प्लानिंग कर रही है, लेकिन वो लड़कियां नंदिनी से कहने लगती है कि हम क्यों भागे दीदी, हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, कभी न कभी तो उसका सामना करना पड़ेगा। इस तरह से नंदिनी को ही वहाँ पर लॉक करके ये सारी लड़कियाँ सरोजा के पास जाने लगती है। इस तरफ चक्री कुछ मछुआरों के साथ मिलकर उन लोगों की बोट लेकर मूर्ति और उसकी गैंग को तलाश करते रहता है। जेल में सरोजा और उसकी औरतें उन 8 लड़कियों के ऊपर टूट पड़ती है। इस तरह से जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है यहाँ पर, लेकिन बेचारी लड़कियाँ बहुत मार खाने लगती है।
उन औरतों का सामना कर ही नहीं पाती। लेकिन बाद में ये सारी लड़कियां चल्लप्पा और नागम्मा को याद करके एक साथ जुट होकर सरोजा के ऊपर हमला करने लगते हैं। एट द सेम टाइम फेस्टिवल की जगह पर यही सीन चलते रहता है। मतलब वहाँ के देवियों के सारे रूप वहाँ के राक्षस को बहुत मारते पीटते रहते हैं। फाइनली इसका अंत कर देते हैं। अडेली यहाँ पर राक्षस के प्लेस पर होती है सरोजा और उन देवियों के रूप में होती है वो 8 लड़कियाँ। इस तरफ चक्री फाइनली उस बोट को फाइंड आउट कर लेता है। लेकिन जब वो लोग चक्री को देखते हैं तो वो लोग उन छोटे बच्चों के पैर पर बड़ा सा पत्थर बांधकर समंदर में फेंक देते हैं ताकि पुलिस वालों को कोई भी सबूत ना मिले। ये देखकर चक्री फटाफट से समंदर में कूदता है उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए। फाइनली बचा भी लेता है। इस तरफ नंदिनी किसी भी तरह से इन लड़कियों के पास आकर उस सरोजा को मारने से रोकने लगती है। वो समझाने लगती है कि अगर तुम सरोजा को मारोगे तो जिंदगी भर इसी जेल में सड़ते रहोगे और वो दुख कैसा होगा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। सो नंदिनी की बात मानकर ये लड़कियां चुप हो जाती है। खैर कुछ दिनों के बाद ये सारी लड़कियां बाइज्जत बरी हो जाती है और इसी तरह कोर्ट नंदिनी के हक में ही फैसला सुनाती है। मतलब नंदिनी भी बाइज्जत बरी हो जाती है। अब चक्री के बारे में बात करें तो कोर्ट इसको सस्पेंड कर देती है, टेम्पररी या तो फिर परमानेंट पता नहीं। इस तरह से फाइनली ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।